हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 12 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए, आज है 12 अगस्त और इसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का दिन किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, आज हम क्या बनाते हैं, तो ध्यान रखना, आज है 12 अगस्त। तो आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। तो सिंपल सा याद रखना, आपसे अगर पूछे कि इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो सिंपल याद रखना 12 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इस दिन ये बात मानते हैं कि हमें हमारे जो यूथ है ना, वो ऐसा होना चाहिए या उसके जितने भी उसका पोटेंशियल है उसको निकाल के लाना चाहिए और उसको हमारे देश के या दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनको अपने यूथ का जो भी स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उनका यूज करके अपने देश को आगे बढ़ाने में काम लेना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड यूथ डे या इंटरनेशनल यूथ डे। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में हमारा नेशनल यूथ डे कब होता है, तो सिंपल याद रखना, हमारा जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किस दिन मनाते हैं, तो वो हम मनाते हैं 12 जनवरी। और 12 जनवरी को क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, उस दिन जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 12 फरवरी 1863। तो हम चाहते हैं कि भारत का जो हर युवा है, भारत का जो हर कह सकता हूं कि यूथ है, वो कैसा होना चाहिए, हमारे स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या किया था, तो सिंपल सा याद रखना, उन्होंने जब पहली बार वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पर, शिकागो, उसके अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और उस समय दुनिया भर के लोग वहां पर आए हुए थे। और याद रखना, उनका पहले ओरिजिनल नेम था नरेंद्र दत्त। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा होते हैं अजीत सिंह, उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने लगा उनको। अब क्या हुआ, वहां पर उन्होंने स्पीच दी और जब स्पीच दी तो उनका नंबर नहीं आया पहली बात। तो किसी अंग्रेज ने, किसी ब्रिटिशर्स ने उनको मौका दे दिया कि भाई आप अपने खुद के 5 मिनट लास्ट में आप बोल लो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आज तक जब भी कोई भारत के बाहर से अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ आता है या जब भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं तो वही लाइन कॉपी पेस्ट करते हैं कि मेरे भारत के प्यारे भाइयों और बहनों, ऑल द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ऐसा किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। तो अब हुआ क्या, पूरी दुनिया के सामने इन्होंने हमारे जो यूथ, हमारा जो रिलीजन था उसको रखा। तो ये हमारे रिलीजियस जो रिफॉर्मर्स थे उनमें से एक माने जाते हैं। और इनका क्या था कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 700-800 पेज की एक बुक को एक दिन में पढ़ लेते थे, इवन 2 से 3 घंटे में पढ़ लेते थे। एक बार किसी ने इनसे पूछा कि आपने बुक पढ़ ली, तो उन्होंने कहा पढ़ ली। तो जब उसने पूछा तो उन्होंने ये तक बता दिया कि इस बुक के इस पेज पर ये बात लिखी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर किस प्रकार से, कह सकता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत का युवा, हमारा यूथ ऐसा ही होना चाहिए। तो उनके जन्मदिन के नाम पर हम क्या बनाते हैं, 12 जनवरी को तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं और 12 अगस्त को क्या बनाते हैं, तो इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यही स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था, एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम क्या था, रामकृष्ण मिशन। जैसे आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज बनाया था 1875 में। ऐसे ही आपके जो ब्रह्म समाज की फॉर्मेशन हुई थी 1828 में, किसने की थी, राजा राम मोहन राय। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की फॉर्मेशन किसने की होती है, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। और रामकृष्ण मिशन का जो टारगेट है वो क्या है, बना कब था, 1897 में। इसका जो एम है वो क्या है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, यानी कि मानवता की सेवा ही किसकी सेवा है, भगवान की सेवा है, ठीक है। ये 2-4 बातें याद रखना। उसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर। सबसे पहला आता है ए मिक्स्ड पॉकेट। देखो, आपने देखा होगा कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या जीता, हमारे लिए ओलंपिक में मेडल जीता। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से, इनको अच्छे से, इनके गेम के नाम, इनका नाम, इनके मेडल, ठीक है, सब हमें याद होने चाहिए कौन कौन सा मेडल इन्होंने जीता। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैं रैंक की बात करूं तो पहले नंबर पे कौन है, यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, ठीक है, क्योंकि ओलंपिक खत्म हो चुके हैं। तो इस टेबल में टॉप 3 हमें पता होने चाहिए। और लास्ट इंडिया कौन से नंबर पे है, 71 नंबर पे है। इंडिया के पास 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, टोटल है 6 मेडल।
अगर पूछे टॉप के पास कितने हैं तो 126, फिर 91, फिर 45। अगर पूछे गोल्ड सबसे ज्यादा तो दोनों के पास 40 गोल्ड है, इसके पास 44 सिल्वर है, इसके पास 27, इसके पास 42 ब्रॉन्ज है, इसके पास 24 ब्रॉन्ज है। तो वो कितने गए इसके 126, तो ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, हमारा कौन सा नंबर है 71, पहली बात। दूसरा, हमारे जो प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ अवार्ड्स जीते उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। जैसे हरमनप्रीत सिंह कौन थे, जो हमारी हॉकी टीम थी उसके कैप्टन थे, ठीक है। उसके बाद अमन सहरावत, ठीक है। उसके बाद आपके मनु भाकर, इन्होंने 2 जीते। उसके बाद सरबजोत सिंह, और उसके बाद स्वप्निल कुशाले, और उसके बाद नीरज चोपड़ा। इनके गेम्स भी याद रखना, हॉकी, ठीक है, रेसलिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद मैं कह सकता हूं आपका शूटिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जेवलिन, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखना कि इसमें कौन कौन सा किस किस में आपके अवार्ड जीते हुए हैं, ठीक है। हालांकि हम इसके ऊपर एक बार एक MIT में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, इराक टू रिड्यूस लीगल मैरिज एज ऑफ द गर्ल्स टू 9 years। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे इंडिया में, अच्छा इसको ऐसे समझो, हमारा जो धर्म था ना, हमारा जो रिलीजन था, उसमें सबसे पहले बहुत सारी बीमारियां थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे एक था विडो, ठीक है, विडो रीमैरिज। उससे पहले एक था सती प्रैक्टिस, सती प्रथा। अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को जिंदा उसकी लाश के ऊपर जला दिया जाता था। अब सोचो कि आज के टाइम पर ये सोचना कितना टिपिकल लगता है, कितना दर्द भरा लगता है कि यार किसी इंसान को तुम जिंदा जला दे रहे हो, वो भी इसलिए कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। हमने कभी ऐसा तो नहीं सुना कि किसी की वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड को हमने जला दिया। तो अल्टीमेटली हमारा रिलीजन भी कुछ ऐसा ही था, बहुत ही गंदा था। लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे लिटरेट होना शुरू हुआ, पढ़े लिखे हो गए, तो हमने सबको हटा दिया। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में। और उन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स में सबसे पहले कौन आते हैं, तो याद रखना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले याद रखना 1829 में इनके एफर्ट से जो आपकी सती प्रैक्टिस होती थी, सती प्रथा होती थी, उसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। और उसको एबोलिश करने में किसका हाथ था, तो याद रखना उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल। अब इन्होंने क्या किया, इनके एफर्ट से क्या हो गया, सती प्रथा खत्म हो गई। अब जो सती नहीं होती थी वो क्या होने लगी, तो याद रखना वो विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। और जो विधवा हो जाती थी तो उसकी मैरिज नहीं होती थी। तो जो हमारे समाज का जो एक ओल्ड कह सकता हूं ना, एक ऐसा ग्रुप जिसकी रूट बहुत ज्यादा है, गहराई से जुड़ी हुई है हमारे समाज में, जो बूढ़े लोग थे, रूढ़िवादी लोग जिनको कहते हैं, उन लोगों ने क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इनकी शादी होनी चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इसको सती होना चाहिए था। लेकिन याद रखना सबसे पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंदर हमारे भारत के लिए 1 लाख रुपए का क्या रखा था, एजुकेशन बजट रखा था। और उसमें उन्होंने हमें पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली उन्हें हमें किस पे रूल करना है, तो यंग यानी कि यूथ पे रूल करना है, बूढ़ों पर थोड़ी ना रूल करना है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि अजय देवगन विमल की ऐड करता है तो वो क्यों करता है, वो ये थोड़ी नहीं कहता है कि तुम्हारे घर का 70 साल का बुजुर्ग विमल खाए, वो ये चाहता है कि तुम खाओ, है ना। वो जो कंपनियां हैं वो तुम पे डिपेंड है, क्योंकि तुम फ्यूचर हो, तुम खाओगे तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो ब्रिटिशर्स की भी सेम यही कहानी थी, उन्हें तुम पर रूल करना था, आने वाली जनरेशन पर, बूढ़ों पे थोड़ी ना करना था। तो जब उन्होंने तुम्हें पढ़ाना लिखाना शुरू किया तो तुम पढ़ लिख कर लिटरेट हो गए, तुमने लगा कि यार ये तो बहुत बुरी चीज है, किसी को सती कर देते हो, तुमने कहा नहीं नहीं हटनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के घर में भी इंसिडेंट हो जाता है, उनकी भाभी को सती कर दिया जाता है जब इनके बड़े भाई मोहन रेड्डी की डेथ हो जाती है, जगन मोहन राय की, सॉरी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इनके एफर्ट से जो विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसको हटा दिया, अबोलिश कर दिया। और कोई अगर सती प्रथा में पाया गया तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी, उसके ऊपर मर्डर चार्जेस लगेंगे। तो धीरे धीरे लोगों में खौफ हो गया और लोगों ने सती करना बंद कर दिया। हालांकि लास्ट सती कब हुई थी हमारी, 1967 में रूप कंवर, जो कि आपके राजस्थान के सीकर से थी, वो हमारी लास्ट रिकॉर्डेड सती मानी जाती है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे टाइम पास होने लगा, तो जो सती नहीं होती थी, ठीक है, उनको विधवा कर दिया गया, विधवाओं की शादी नहीं होती थी। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। तो उस समय एक पर्सन थे, याद रखना क्या नाम था उनका, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में इनके एफर्ट से एक एक्ट आता है जिसको नाम दिया गया विडो रीमैरिज एक्ट। और इस एक्ट के बाद क्या हुआ, विडोज की रीमैरिज स्टार्ट हो गई। और इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए खुद भी एक विधवा से शादी की
ठीक है, जो कि सोसाइटी में बहुत ही नया था। ठीक है, लोगों ने इसको, किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने, अब जब इनका बेटा हो गया तो इन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी भी एक विधवा से की, और ये संकेत दिया, ये कह सकता हूं कि सोसाइटी में मैसेज पहुंचाया कि इनके साथ शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो अल्टीमेटली लोगों के अंदर से ये भी डर हटा, उन्होंने विधवाओं से शादी करना शुरू कर दिया। और आज देखो, आज विधवाओं से शादी करना तो छोड़ो, डाइवोर्स के बाद 5-5, 6-6 बार डाइवोर्स हो जाते हैं, लेकिन हम सब नॉर्मल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये बात ऐसी है, क्योंकि हम लिटरेट हो चुके हैं। उस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें लगता था कि हमारे घर में किसी दादा ने अपने किसी बड़े को सती होते देखा होगा, तो उसको लगता था हमारे धर्म में लिखा है, तो वो भी अपने बच्चों को सती होने के लिए प्रमोट करेगा कि भाई तुम्हें भी होना पड़ेगा क्योंकि धर्म में लिखा है। लेकिन जब तुम पढ़ लिख गए तो तुमने सारी समस्याओं को दूर कर दिया। तो ये क्या थे, हमारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स में ये लोग आते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज को प्रमोट किया 1875 में कि हमें गो बैक टू वेदास की तरफ जाना चाहिए। जैसे वेदों के टाइम पर महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए कितने अच्छे राइट थे। और आज भी अगर मैं तुमसे कहूँ ना, तो सबसे अच्छी वुमेन की कंडीशन अगर थी ना, तो वो सिर्फ कहाँ पर थी, वेदों के टाइम पर थी। ठीक है, उस समय शादी की एज 16 साल हुआ करती थी, सभाओं में, पार्टीज में, असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकती थी वुमेन। हाँ, सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे हम क्या हो गए, हम इस ट्रैक पर चले गए, फिर वापस हमें लाया गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है जिसका आज इस न्यूज में जिक्र किया जा रहा है। क्या है वो? चाइल्ड मैरिज। तो मैं इस पे तो बाद में आऊंगा, पहले हम अपने देश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई हमने क्या क्या किया हुआ है पहले। ठीक है, पास्ट के अंदर। तो अगर मैं तुमसे सिंपल सा कहूं कि हमारे उस टाइम पर, हालांकि ये सारी चीजें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, हिस्ट्री वाले लेक्चर में ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी समझना, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक था। ठीक है, होता क्या था उस समय, हमारे यहाँ पर 9 से 10 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब सोचो कि इतनी उम्र में अगर तुमसे कहा जाए तुम्हारी फैमिली में कोई बच्चा बच्ची है और उसकी शादी कर दी जाए, तो तुम क्या एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो चुके हो, तुम्हारा मेंटल लेवल डेवलप हो चुका है। अब क्या हुआ, उस समय ऐसा नहीं था, तो लड़कियों की 9-10 साल में शादी हो जाती थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम रखा गया था एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ कंसेंट बिल, जो कि कब आया था? 1860। इसमें कहा गया कि जो फीमेल की जो मिनिमम मैरिज एज होगी ना, वो 10 साल होनी चाहिए। अगर ये 10 साल से कम हुई तो उसके ऊपर सजा लगा दी जाएगी। तो लोगों ने डर के मारे 10 से ऊपर करना शुरू कर दिया। ठीक है, हालांकि क्या था, लोगों के दिमाग में वही था, क्योंकि घर में दादा दादी की शादी उसी एज में हुई होगी, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हो गए, जो लिटरेट लोग हो गए, जिनके लिए ऊपर ब्रिटिशर्स को रूल करना है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो ब्रिटिशर्स तो तुम्हारी सुनेंगे, यूथ की सुनेंगे, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। समझ में आ रही है ना? अब क्या हुआ, धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ा, फिर आया 1891 के पास फिर एक बार बिल पास किया गया, जिसमें जो फीमेल की जो शादी की एज थी वो कर दी गई कितनी? 12 ईयर, कि 12 साल से कम उम्र की शादी की लड़की किसी की शादी नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे रूल्स बना दिए गए, तो लोगों के दिमाग में बातें सेट होने लगी। फिर आगे चलकर आता है 1929, और इसको कहा गया शारदा एक्ट। क्या कहते हैं? शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट में क्या किया गया, इसके अंदर जो मैरिज एज थी वो कितनी फिक्स कर दी गई? 14 ईयर, कि 14 ईयर से कम उम्र की किसी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में आता है 1978 में एक एक्ट आता है, मैरिज एक्ट, जिसके अंदर जो फीमेल की मैरिज एज थी वो कितनी कर दी गई? 18 साल, और जो मेल था उसकी कर दी गई 21 ईयर। तो आज भी हमारे यहीं पर है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि बिल आया था कि लड़की की शादी की उम्र 21 कर दो, लड़के की 23 कर दो, लेकिन अभी क्या है, 18 और 21 ही है, ध्यान रखना। और ये जो पूरा का पूरा जो तुमने टाइम ट्रेवल किया इस 9-10 साल से लेकर यहां तक आने में, सोचो कि देखो, जो लास्ट जो हमारा वो था ना ईयर, इसको हम क्या कहते हैं? वुमेन रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वुमेन रिफॉर्म्स का मतलब है, देखो 1800 से और 1900 के बीच का जो 19th सेंचुरी थी ना, उसको वुमेन रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा वुमेन्स के लिए काम हुए। ठीक है, चाहे आप एजुकेशन को ले लो, आपने नाम सुना होगा सावित्रीबाई फुले, द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, जिसने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, खुद पहली महिला टीचर बनी, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, बहुत सारे कॉलेज खोले, उन्हीं की देने की आज लड़कियां पढ़ पाती है, वरना तो सोसाइटी तो वैसी रहती है हमारी। तो उस समय बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। ऐसे 19th सेंचुरी में ये था। 20th सेंचुरी में क्या हुआ? 1901 से 1999 तक, तो इसको हम कहते हैं SC/ST रिफॉर्म्स। इसमें सबसे ज्यादा SC/STs के लिए काम हुए, जैसे भीमराव अंबेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट लगाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली चाइल्ड मैरिज का जो टाइम समझ गए। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर
आपके बिहार और आपका वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट है जिसमें जो चाइल्ड मैरिज है वो होती है। अब मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, चलो मैं इस न्यूज पे आ जाता हूं। हुआ क्या कि जो इराक है ना, उस इराक ने क्या किया, अपने यहां पर जो लड़कियों की शादी की एज है ना उसको 9 साल कर दिया। अब सोचो दुनिया भर में शादी की एज बढ़ाई जा रही है ताकि अवेयरनेस फैले, ताकि डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर, ठीक है, सब अपने अपने तरीके से अपने पैरों पर खड़े रहें, ठीक है। और अर्ली एज में अगर शादी हो जाती है तो फिर वो डिपेंड हो जाती है लड़की, बेसिकली सिंपल सा मतलब यही होता है। तो होता क्या है कि दुनिया तो बढ़ाई जा रही है, इराक बोलता है भाई 9 साल कर दो। तो क्या ये सही है? क्या आपके अगर मेंटल लेवल की बात की जाए, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वहां पर क्या हो रखा है, तो वहां पर जो हालात है बुरे हो रखे हैं, लोग उसका अपोज कर रहे हैं। तो लेकिन मैं भारत की बात करूं तो भारत कौन सा सही है? भारत के अंदर भी आज के टाइम पर वेस्ट बंगाल और बिहार में 41% जो शादियां होती है ना वो चाइल्ड मैरिज होती हैं। अब कहोगे सर चाइल्ड मैरिज किसे कहोगे? अब तो याद रखना लड़की की शादी की एज कितनी है? 18 साल। लेकिन देखो यहां पर एक एक्ट है पॉक्सो एक्ट, ठीक है। पॉक्सो कब आया था? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। और ये कब आया था? 2012 में। और ये नॉन वेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर इसमें क्या होता है 18 साल से कम उम्र के, ठीक है, किसी के साथ भी अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो उसके बाद या हरेसमेंट करते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। और याद रखना ये क्या है, ये जो एक्ट है ना जेंडर न्यूट्रल है। पहले क्या होता था सिर्फ लड़कियों की बात होती थी, लड़कों के ऊपर भी लागू होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का अगर कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो पॉक्सो के अंदर आता है। कब तक? तो 0 to 18 ईयर के बच्चों को आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, ठीक है। कब आया था? 2012। फिर एक एक्ट आया था प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। लेकिन इसमें क्या है, अगर वहां पे लड़की की जो शादी है 0 to 14 ईयर के बीच में हो रही है तो पॉक्सो एक्ट के अंडर आएगा, ठीक है। और अगर वो 14 से 18 के बीच में हो रही तो किसके अंडर आएगा? तो इसके अंडर आएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का वैसे अगर वो एलिगेशन लगाती है सेक्सुअल अब्यूज का तो वो किसके अंदर आएगा? पॉक्सो के अंदर आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये कब आया था? प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें आप लड़की की शादी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ 16 साल की एज में शादी हो सकती है, लेकिन जो बाद में जो अपन कहते हैं ना जो विदाई होती है जो है ना वो कब होनी चाहिए? 18 के बाद होनी चाहिए। और ये जो शादी होगी 16 से 18 के बीच में, ये कुछ लोगों घर फैमिली मेंबर्स के बीच के अंदर ही होनी चाहिए, मतलब मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। इसको ऑफिशियली आप प्रमोट नहीं करोगे। किसी कारणवश अगर ऐसा हो रहा है तो कर सकते हो, लेकिन बाद में जो आपका जो विदाई वगैरह जो भी होती है वो 18 के बाद ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ इसमें लिखा है। समझ गए? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन शादियां होती हैं जो आपकी अंडर एज होती हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल और बिहार इसमें क्या है? टॉप पर है। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इराक में क्या चल रहा है। हमने आज तक कहां से कहां तक का सफर तय किया है, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर कुछ डाटा दिए हुए हैं, जैसे इसके अंदर डाटा है, ठीक है, कब कब आया, तो ये आपका 1921 वाला जो सार्द एक्ट था उसकी बात हुई, 1978 में अमेंड किया गया, 18 से 21 कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और ये सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, तो याद रखना ये सारी की सारी किससे जुड़ी हुई हैं? लिटरेसी से ही जुड़ी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इन ओडिशाज क्योंझर डिस्ट्रिक्ट अप्रूव्स हैबिटेट राइट ऑफ द जुआंगा ट्राइब। अब देखो जुआंगा ट्राइब क्या है? बेसिकली आपकी जो जुआंगा ट्राइब है कहां की है? उड़ीसा की, ठीक है। न्यूज में क्यों आ गई समझना, क्योंकि इनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है। क्यों? तो देखो इसके अंदर क्या है? स्किल्ड इन वुड कार्विंग एंड कॉम मेकिंग, ये जो आपके कंगे बनाने में और जो आपकी लकड़ी के जो होते हैं ना प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और ये कहां पर है? तो याद रखना क्योंझर उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा लैंग्वेज ये बोलते हैं, ठीक है। ये रिलीजियस बिलीफ क्या है इनके? तो दे वर्शिप धर्म देवता सन गॉड को की पूजा करते हैं, और उसके बाद अर्थ की पूजा करते हैं, बसुमाती माता कहते हैं जिसको, ठीक है। और इनके कुछ फेस्टिवल्स है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है? बस सिंपल सा याद रखना है कि ये जो जुआंग ट्राइब है कहाँ पे? उड़ीसा में। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनके लिए एक अलग से कह सकता हूं कि कमेटी बनाई जा रही है ताकि इनके राइट्स को बचाया जा सके। तो फिर वही बात आ जाती है कि ट्राइब्स होते क्या हैं। तो याद रखना टोटल ट्राइब्स कितने हैं भारत में? तो टोटल ट्राइब है लगभग 705। मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैक्सिमम ट्राइब कहां पे है? तो मैक्सिमम ट्राइब याद रखना आपके मध्य प्रदेश में है। और मिनिमम ट्राइब कहां पे है? तो याद रखना मिनिमम ट्राइब आपके कहां पे? पंजाब और हरियाणा 0 पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेट की बात करूं तो
अब होता है कि ये करते क्या है, तो देखो जो सरकार होती है ना, ये इनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाना चाहती है, तो इनको भी मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, तो इनको भी मेन स्ट्रीम लाइन से लाया जाए, इनके बच्चों को पढ़ाया जाए, इनके बच्चों को एजुकेशन दी जाए, वे भी सोसाइटी में जुड़े, वो भी अच्छे घरों में रहे, वो क्यों जंगलों के अंदर पेड़ों के ऊपर रहे। बात समझ में आ रही है ना? तो इन लोगों को इससे जोड़ने के लिए सरकार इनको रिजर्वेशन देती है, फैसिलिटीज देती है, सब कुछ देती है। और समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ट्राइब्स। और कुछ होते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी कितने हैं तो याद रखना 75। ये क्या है, एक पीवीटीजी ट्राइब, ये ध्यान रखना। और पीवीटीजी कितने हैं टोटल हमारे पास, तो हमारे पास है 75। और पीवीटीजी में मैक्सिमम कहां पे है तो याद रखना, मैक्सिमम कहां पे, आपके उड़ीसा के अंदर है 12 पीवीटीजी। ठीक है, जिनके लिए सरकार स्कीम भी लाती है। इस बार बजट के अंदर भी इनके लिए बहुत अच्छे फैसले, इनके ऊपर लिए बजट वगैरह पास किया गया। ठीक है, फैसिलिटी इनको सेफ हाउस देना, ड्रिंकिंग वाटर देना, ठीक है, अच्छे रोड कनेक्टिविटी देना, और इन सब के लिए, ताकि मेन स्ट्रीम लाइन से जुड़ सके, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहां पर मिलते हैं तो क्योंझार, दंदेकनाल, अंगूर, जजपुर उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। इनके लिए पहले एक एजेंसी बन चुकी है, कौन सी, जुआंग डेवलपमेंट एजेंसी 1975 में। और याद रखें शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, एसटी में आते हैं। ठीक है, और इनके लिए कौन सा एक्ट है तो 2006 के एक्ट में भी इनको डाला गया कि वहां पर पेड़ों से अपने जो भी प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। और याद रखना ट्राइब्स बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपके मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक ट्राइबल वूमेन है। क्या नाम है उनके ट्राइब का, तो संथाल ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहता है, तो प्लीज इनको अच्छे से ध्यान में रखना। जब जब ट्राइब्स की न्यूज आती है तो हम डिटेल में एनालिसिस करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना। हाँ, अगर आर्टिकल्स की बात करें तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 किसके बारे में कहता है, ओबीसी के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 किसके बारे में कहता है, एससी के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 किसके बारे में कहता है, एसटी के बारे में। वहीं अगर मैं इनके नेशनल कमीशंस की बात कर लूं तो याद रखना नेशनल कमीशन फॉर एससी किस में है, तो आर्टिकल 338 में लिखा है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी किस में है, तो आर्टिकल 338 के ए में लिखा है। और वहीं मैं नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी की बात कर लूं तो किस में लिखा है, तो आर्टिकल 338 के बी में लिखा है। ठीक है, और वहीं बात करो तो इनको कहां पर डाला हुआ है तो याद रखना एक डाला हुआ है शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। ठीक है, वो पूरे भारत के एसटीज हैं उसमें। एक इनको डाला गया किसके अंदर, शेड्यूल नंबर 6 में, जिसमें किसके हैं, ATMM, जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और हमारा जो आपका लद्दाख था वो भी किस में जाने की डिमांड कर रहा था, ATMM में जाने की डिमांड कर रहा था। तो इन सारे फैक्चुअल डाटाज को एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, उसके साथ हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। 3 कश्मीरी साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीसीज ऑफ द हॉवरफ्लाई। देखो एक मक्खी होती है ना, ऐसी एक नई मक्खी पाई गई, कहां पे, कश्मीर में ढूंढी गई। बस सिंपल सा नाम याद रखना, क्या है, हॉवरफ्लाई। ठीक है, फ्लावर फ्लाइज भी कहते हैं, सायराफिड फ्लाइज भी कहते हैं। और याद रखना कश्मीर को क्या कहा जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर को हम क्या कहते हैं, हेवन ऑफ द अर्थ, यानी धरती का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, वैसे आजकल बारिश में तो जयपुर ही बना हुआ है ना। देखो उसके बाद मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंकन आर्मीज टू बिगिन ज्वाइंट एक्सरसाइज। देखो आपने पढ़ा होगा कि एक्सरसाइज वाली जो न्यूज होती है हम उनको एक फैक्चुअल डाटा में याद करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल याद रखना ये कौन सी एक्सरसाइज है, तो सिंपल कौन सी, हमारी मित्र शक्ति किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये उसका 10th एडिशन था, तो आप ऑनलाइनर में इसको पढ़ के आगे स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। पुलिस सीज रेयर रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम स्टोन वर्थ 850 करोड़ इन द बिहार। देखो बिहार में आपको पता है कुछ भी होता रहता है ना, सड़क बनती है रात को, सुबह सड़क गायब हो जाती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा लोहे का टावर लगा रहता है, ठीक है, वो सुबह गायब हो जाता है। ठीक है, हमारी जो आर्मी है उसका हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। तो बिहार बिगिनर्स के लिए है नहीं बेसिकली। ठीक है, आपने वो चीज सुने होंगी। तो अभी क्या हुआ, बिहार के अंदर कुछ लोग थे जिनके पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था, और वो इतना महंगा है, आप देखोगे कि उसकी जो कीमत है ना, उसकी कीमत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि उसका, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास उसका 1 ग्राम भी है ना, तो 1 ग्राम 17 करोड़ रुपए का है। और इनके पास तो कितने का मिला है, तो अगर 250.5 ग्राम इनके पास मिला है, जिसकी कीमत है 4250 करोड़ रुपए। और बिल्कुल कितना होता है, 250 ग्राम, एक पाव भरी तो होता है, इतना इनके पास मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसकी कीमत है 4000 करोड़ रुपए के आसपास। अब सोचो कि ये सारा का सारा है क्या एक्चुअल में, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब अच्छा इनके पास 50 ग्राम मिला है, ठीक है, वो 250 ग्राम की वैल्यू थी, तो 50 ग्राम कितना है, 850 करोड़ रुपए का। ये 3 लोग लेके बाइक पर लेकर जा रहे थे, किसी को बेचने, ब्लैक में सप्लाई हो रही होगी। अब ये है क्या, न्यूज में आ गया,
इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों ने पकड़ा इसको, स्पेसिफिकली इंटेलिजेंट यूनिट के साथ, है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं से चुराया होगा। तो देखो होता क्या है, कैलिफोर्नियम का साइंटिफिक नेम क्या है, CF, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 98 और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 251, ठीक है। ये सॉलिड होता है, 20 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड स्टेट में होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल क्लियर होता है। इसको ढूंढने वाला कौन था, तो नाम याद रखना अच्छे से, लॉरेंस बर्कली, ठीक है, लॉरेंस बार्कली ने इसको ढूंढा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना ये है, ठीक है, इसको कैलिफोर्नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट दैट्स पार्ट ऑफ ए ग्रुप कॉल्ड द एक्टिनाइड्स व्हिच यू कैन फाइंड ऑन द पीरियोडिक टेबल। इसको एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। देखो यूज किस में होता है, जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाते हैं ना, उसके अंदर इसका यूज होता है। और इसकी कीमत सोचो, ये 50 ग्राम ही 850 करोड़ रुपए का है, तो इसकी वैल्यू तुम समझ सकते हो। है क्या समझना, कैलिफोर्नियम में बी द कोज ऑफ द स्टेलर एक्सप्लोजंस बट हैज येट टू बी प्रूवन। डिस्कवर्ड इन 1950, ठीक है, किसने, थॉमस स्ट्रीट जे गर्स्क, इन्होंने ढूंढा होता है। 170 मिलियन न्यूट्रॉन्स एक मिनट में वे प्रोवाइड, मतलब कि इनसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। और बोम्बार्डिंग आयन से इनको बनाया जाता है और ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, ये मैन मेड है, ये आपको साइंटिफिकली या ये आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। बना कब था, 1950 में। इसके बारे में 2-4 बातें याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, ऑयल वेल्स में काम आता है, एयरक्राफ्ट में काम आता है। कैलिफोर्नियम इज यूज्ड इन द न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोरोजन इन द मेटल एयरक्राफ्ट पार्ट्स। कैलिफोर्नियम इज यूज्ड इन द न्यूट्रॉन मॉइस्चर gauzes to find water and petroleum layers in oil wells. Californium 252 is a strong neutron emitter and can be used as a neutron startup source for the nuclear reactor. अब ये जो भी था, अब इनके ऊपर रिसर्च होगी, इनसे पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए न्यूज में एक छोटा सा टर्म आ चुका है, कैलिफोर्नियम। इसके बारे में 2-4 बातें एटलीस्ट ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसे रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है तुंगभद्रा डैम, गेट स्वेप्ट अवे इन कर्नाटका, फ्लड वार्निंग इश्यूड। देखो जो आपकी तुंगभद्रा रिवर है ना, बेसिकली 2 नदियों से मिलकर बनती है। एक आती है आपकी तुंग, एक आती है भद्रा, और दोनों मिलकर बन जाती है तुंगभद्रा, ठीक है। कहां से फ्लो करती है, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश की तरफ फ्लो करती है और फिर कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। 710 किलोमीटर लंबी है और इसके ऊपर जो ये जो डैम है ना, इस डैम के ऊपर जो पानी भरा है पीछे, इसे हम कहते हैं पंपा सागर, ठीक है। जैसे वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ा जो मैन मेड जो आपका रिजर्वायर है वो वही है, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ लेता है, तो सिंपल याद रखना इसकी लेंथ कितनी है, कहां पर बना हुआ है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की। तो याद रखना भद्रा है, हरिद्रा है, वेदवती है, तुंगा है, वर्धा है और कुमुदावती भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हुआ क्या कि इसके अंदर इतना पानी आ गया है कि अगर इसको खोल दिया गया तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आने के चांसेस हैं। तो सिंपल सी न्यूज बनी हुई है। तो याद रखना, मैंने आपसे बार बार कहा था कि अब जब तक बारिश का सीजन चलेगा ऐसी न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। देखो आपके सामने एक न्यूज और आ गई सेम, वायनाड के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद केरल के अंदर जो डैम है उसको बनाने की बात की जा रही है। तो देखो है क्या, ये एक डैम है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार। और ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, बेसिकली दो नदियां, एक है मल्लायर और एक है पेरियार। इन दोनों नदियों का मर्जन होता है, पेरियार रिवर बन जाती है और उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है मुल्ला पेरियार। और ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, इसको सरकार कह रही है कि भाई तोड़ के और इसको दोबारा बना दो। अब सोचो कि इस बारिश के सीजन में तुमने तोड़ा और तुमने कहा दोबारा बना दो, तो इस बारिश के सीजन में तोड़ा और गलती से सारा पानी आ गया और बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो वायनाड यानी कि पूरा केरल ही बह जाएगा। क्योंकि याद करो 2018 में 2018 में अपनी सदी की, इस सेंचुरी की सबसे खतरनाक बाढ़ आई थी अपने भारत में, कहां पर, केरला में। और उसमें इतने भयंकर बाढ़ आई थी कि पूरा केरल पानी में तैर रहा होता है। वो बात की बात है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड सरकार हेल्प कर देगी, लेकिन क्या हेल्प कर देगी जब लोग ही मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो अल्टीमेटली इसको खोला नहीं खोला जाए, इसकी न्यूज आ रही है। तो सिंपल से याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जितने भी जगह पर डैम्स वगैरह टूट रहे हैं, जितने भी रिवर्स ओवरफ्लो कर रही हैं, ठीक है, बाढ़ आ रही है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल टॉपिक बन सकता है आपके एग्जाम में। और समझ में आ रही है ना, डेली तो हम पढ़ते ही हैं, एक साथ भी इनको जब भी तुम्हें मौका मिले तो याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलो मुझे कमेंट करके बताना, तुम्हारे से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अगर मैं पूछूं सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो टिहरी डैम है, भागीरथी रिवर पे उत्तराखंड में बना है। सबसे मैं लॉन्गेस्ट पूछूं तो आप कह दोगे सर हीराकुंड है जो महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। ये सब बातें आपने बहुत बार पढ़ी हैं। चलो मुझे कमेंट करके बताना कि विच इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, जो आज भी कंटिन्यू वर्क कर रहा है। लगभग 2000 से 2500 साल पुराना डैम है जो आज भी चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर है। आप मुझे उसका नाम बताना ढूंढ के, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ऑन अमेंडमेंट्स टू द वक्फ बोर्ड,
देखो आपने कल वाला परसों वाला जो आपने एनालिसिस देखा होगा, उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया था किन चीज़ों को, तो इनको कि हमारा जो वक्फ एक्ट है वो क्या है, ठीक है, कब आया था 1954 में, उसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो उस दिन भी मैंने आपसे समझाया था कि होता क्या है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है, तो हमारी इंडियन आर्मी के पास, दूसरे पे रेलवे के पास, तीसरे पे इन्हीं के पास, वक्फ बोर्ड के पास। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये इनके जो राइट्स है उनको अमेंड करने की बात की जा रही है, और अमेंड करने के लिए जेपीसी की डिमांड की जा रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या अमेंड होना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज उसका अपोज कर रही है, वो तो करेंगी, ठीक है। अल्टीमेटली कोई भी आएगा, अपोजिशन का काम ही है कि अपोज करना, ठीक है। अब उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे। हालांकि हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, तो आप परसों वाले एनालिसिस को देख सकते हो। बाकी अगर कुछ इसमें अच्छा अमेंड होगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी क्या है तो देखो इसमें बताया गया कि आपको देखो होता क्या है इसमें ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं हूं वक्फ बोर्ड, मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब मुझे इस बात को प्रूफ नहीं करना कि ये मेरी है, तुम्हें इस बात को प्रूव करना कि ये तुम्हारी है। और अगर तुम इस बात को प्रूफ नहीं कर पाई कि तुम्हारी नहीं है, तो ये मेरी हो जाएगी। ये इसमें सिंपल सी एक बात है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज होता है। कल को मान लो तुमने बहुत बड़ा जगह पर कुछ बना दिया, ठीक है, और ये कह देंगे ये तो हमारी है साहब। अब तुम प्रूफ करते रह जाओ कि ये तुम्हारी है कि नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है। ये ऐसा कर करके इन्होंने इतनी जमीन कब्जा ली है कि भारत में तीसरे नंबर पर जमीन है इनके पास। और ये बेसिकली इनको बनाया क्यों गया था, तो देखो उस समय बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, डिस्प्यूट बहुत सारे हैं। उस समय ऐसा था कि जो माइनॉरिटीज के लोग थे उनको यहाँ रखना बहुत जरूरी था, इसलिए कह दिया गया था जो चला जाए, जो रहना चाहता रह जाए। अल्टीमेटली इनको थोड़ी थोड़ी पावर देते चले गए। तो हाँ, कहीं गलतियां भी हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई। इतनी पावर नहीं देनी चाहिए थी कि कल कोई तुम्हारे घर को अपना बना के बैठ जाए। बात समझ में आ रही ना। इनको इसलिए दिया गया था, तो देखो तीन चीज है कि ये ग्रेव यार्ड बना सके, ठीक है, ये मॉस्क यानी कि जो अपनी मदरसे वगैरह जो भी जो आपकी मस्जिद है ये बना सकें, ठीक है, शेल्टर होम्स बना सकें। लेकिन अल्टीमेटली ये क्लेम कर लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, तो ये इसका मिसयूज हो रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसको ठीक करने की बात की जा रही हो। तो अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, जब होगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि तिरुचेंदुरई एक विलेज है तमिलनाडु में, इसमें पूरा का पूरा हिंदू लोग रहते हैं। अरे इस बोर्ड ने इसको क्लेम कर लिया। अब सोचो कि इसमें रहते हिंदू हैं, सदियों से हिंदू रहते आए होंगे, ये कह रहा है कि ये गांव मेरा है। अब इन गांव वालों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई नहीं, गांव तो हमारा है। और अगर ये नहीं कर पाए तो ये प्रॉपर्टी इनको दे दी जाएगी। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने, हमें इसको रिजोल्व करना चाहिए इससे पहले कि, चलो बाकी बातें बाद में। नेक्स्ट कौन सा है, ए न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी वुड हैव अवर्टेड ओलंपिक अवार्ड। देखो ओलंपिक में अवार्ड लाना, आप क्या देते हो कि यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, और 4 मेडल लेकर आए हो। तो क्यों है ऐसा? सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन। अगर हम एक यंग एज से एक अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों को मिलता रहे तो पता नहीं कितने एथलीट मिल जाएं। आप कहोगे कि सर सारे के सारे पहलवान, सारे के सारे बॉक्सर, रेसलर कहाँ से? हरियाणा से। क्योंकि बस वो न्यूट्रिशन वैल्यू का जो खाना मिलता है वो आपको हरियाणा पंजाब वाले रीजन में मैक्सिमम मिलता है, इसीलिए वहां पर पहलवान और ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। ये मैं नहीं कहता, स्टडी कहती है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे भारत में हर बच्चे तक, जब बच्चा पैदा हो तो उसके पास खाना पहुंचना चाहिए, न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए? इसके एक पहलू और भी है इस पैसेज का, ठीक है, मैं सिर्फ पहले पहलू की बात कर रहा हूं, पहले वो पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो पहुंचना चाहिए, तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को स्कीम चलानी चाहिए। सरकार स्कीम चलाती भी है, जैसे आंगनवाड़ी में आपने देखा होगा पीएम पोषण अभियान, यानी पहले क्या चला था? मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील कब चला था? तो सिंपल याद रखना, मिड डे मील चला था आपका 1995, जिसमें आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना दिया जाता था और न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती थी। हालांकि कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चों को खाना दिया जाता है, जो जिसका नाम पीएम पोषण हो चुका है 2018 में, याद रखना इसका नाम बदल के 2018 में पीएम पोषण अभियान कर दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें कि वो जो आलू की सब्जी थी उसमें आलू तो दिख ही नहीं रहा था। अगर उसमें 3 आदमी डुबकी लगाकर भी निकल जाए 6 बार तो आलू ना मिले उसमें, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वहां से निकलने वाला बच्चा तुम्हें मेडल ला कर देगा? तो सरकार को इन पॉइंटों को देखना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूट्रिशन तो है ही, साथ साथ गेम्स खेलने के लिए जगह है। मैं, आप लोग यहाँ जयपुर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके आसपास कोई ऐसी जगह बता दो, कोई मुझे कमेंट करके बता दो जहां पर एक ऐसी फर्स्ट क्लास फैसिलिटी हो स्पोर्ट्स की, जहां पर तुम खेल के आ सकते हो और तुम्हें कोई कुछ ना कहे।
या तो वो बहुत महंगी होगी, जो प्राइवेट चला रहे होंगे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो उसके अंदर लंबी लंबी घास खड़ी होगी, जानवर पर पड़े होंगे, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं होगी। फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई अवार्ड लेकर आओ? तो हमें जो बेसिक डिटेल्स है ना, इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, वो तो सरकार करती नहीं है। बस ले आओ, अवार्ड दे देंगे, अवार्ड लाने के बाद तुम प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो हमें सभी पहलुओं को देखना होगा। तो इस आर्टिकल में भी यही डिस्कस किया गया है, ए न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी वुड हैव अवर्टेड ओलंपिक मेडल। देखो हुआ क्या, अब आ जाते हैं दूसरे पहलू में। ठीक है, ये कुछ स्कीम्स याद रखना, जैसे कि आपकी पीएम पोषण था, राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो याद रखना, हर साल आपका सितंबर और मार्च को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पोषण माह बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013। क्या था इसमें कि जो हर गरीब आदमी होगा ना, उसको 2 रुपए गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, ठीक है, 5 रुपए किलो दाल, ये मिलेगी। फिर बाद में क्या हुआ? आया तो अच्छा था, अब भी अच्छा है, ये पहले रूरल में था, अर्बन में भी है। क्या था इसमें कि गरीब आदमी को खाना मिल जाए और न्यूट्रिशन वैल्यू मिले। बाद में क्या हुआ? इसको इस स्कीम का नाम बदल दिया गया। आज हम इसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। पहले 1-2 रुपए लेते थे, अब फ्री में देते हैं, ताकि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि अमीर के घर में ही कोई अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है किसी गरीब के घर में कोई एपीजे अब्दुल कलाम पल रहा हो, जो तुम्हारे देश के लिए इतना बड़ा काम करके जाए, जो तो आज भी तो दुनिया याद करती है तुम्हें। तो हमें तो हर चीज पे फोकस करना चाहिए, हमें मतलब सरकार को। समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ स्कीम्स याद रखना। और भी कुछ हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, आर्टिकल 42 के अंदर ये सब आता है, जैसे 0 to 6 ईयर के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? पोषण मिलना चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा, पोषण किट। ठीक है, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, उन प्रेग्नेंट वुमेन को क्या देनी चाहिए? पोषण किट। हमारी सरकार देती भी है, ताकि उसके पेट में पल रहा बच्चा, चाहे वो कितनी भी गरीब हो, उसको कम से कम इतना न्यूट्रिशन मिले कि वो बच्चा देश के भविष्य के लिए काम आए। समझ में आ रही है? और ऐसा होगा तभी हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं जा सकते। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर के लिए लेबर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि लीडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप ज्यादा फिलोसॉफी में ना जाके बस इस न्यूज को इतना सा पढ़ लेना। समझ में आ रही है बात? अब आ जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर कि भाई है क्या, हुआ क्या कि जो देखो आपने देखा होगा, इसके बाद जो अमन शेरावत थे, उन्होंने भी अपना जो वजन था वो 4.5 kg कम किया था 10 घंटों के अंदर। तो मतलब जो रेसलर्स होते हैं, जो एथलीट होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर जो हम देखो बेसिकली, अगर अच्छा हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हो ना हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक अच्छा कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स के लोग अच्छे हो, हमारे यहाँ पर सरकार की फैसिलिटीज अच्छी हो, तो हमें बहुत बेहतर तरीके से पता लग सकता है कि हाँ हमें वजन को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जो एथलीट वगैरह होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो स्पाइक करता है तुरंत। जैसे उस दिन भी इस विनेश फोगाट ने कुछ नहीं खाया था, बस हल्का सा मैं कह सकता हूं कि हल्का सा 1-2 रोटी खाई होंगी, जैसा कि न्यूज में था। उसके बाद इनका ब्लड शुगर इतना हाइक कर गया कि उसके बाद इनका वजन बढ़ गया। सेम वही किसके साथ हुआ? अमन शेरावत के साथ। उसको रात को 10 घंटे के अंदर क्या करना पड़ा? 4.5 किलो 4.6 kg वजन कम करना पड़ा। और अगर इससे पहले इनके पास अच्छे न्यूट्रिशन की एडवाइस देने वाले लोग होते, ठीक है, हमारी सरकार अच्छे लोगों को अपॉइंट करके रखती, जो वर्ल्ड क्लास के, जो दूसरे अमेरिका जैसे देशों के लोग रखते हैं, तो इनके बॉडी के साथ ही वजन आने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। बस यही इसमें आर्टिकल में बात की गई है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, इस वाले पॉइंट को भी और इस वाले पॉइंट को भी, कि सरकार को क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये एक है हमारी किसकी न्यूज? ग्रेट बैरियर रीफ। देखो हुआ क्या है कि अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पर जो देखो, एक होता है इकोसिस्टम है ना, एनवायरनमेंट, एक होता है वाटर के अंदर एनवायरनमेंट, जिसे हम कोरल रीफ कह देते हैं। जैसे आपके सामने फोटो लगी हुई है, ये आपके सामने आपका कछुआ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गए छोटे छोटे, ठीक है, देखने में सुंदर लग रहे हैं, मछलियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? पानी के अंदर एक कोरल है, इसको कोरल रीफ कहते हैं। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि सन की लाइट इतनी ज्यादा गिर रही है कि ये क्या हो रहा है? कोरल रीफ देखो बेसिकली होते हैं 0 से लगभग 12 इंच के साइज के होते हैं, ठीक है, और ये दिखने में सुंदर भी लगते हैं, तो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनके हमारे जीडीपी के अंदर लगभग $300 बिलियन का क्या रहता है? रोल भी रहता है दुनिया भर में। क्या काम करते हैं? जैसे मान लो ये आपका इंडिया है और यहाँ पर इस कोस्ट पर क्या बने हुए? कोरल रीफ। तो जब कभी यहाँ से साइक्लोन आया और यहाँ टकराया तो इसके इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी काम आते हैं, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ाते हैं, नहरों के अंदर टूरिज्म में, अब जो है नहर का मतलब है कि जो लेक्स वगैरह में जो लोग टूरिस्ट जाते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? ये पानी में ऑक्सीजन भी जनरेट करते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पे? अमेज़न के फॉरेस्ट में। पानी में कहां पे? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़ा रीफ पूछे तो कहां पे है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। और वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे
डिप्लेट होता जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसके अंदर अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है कि ये जो है ना, इसको हम कहते हैं जेनोथेलिया, ठीक है। जेनोथेलिया क्या है, इसको शायद हमने किसी हैंडआउट में पढ़ा था। जेनोथेलिया, जेनोथेलियम क्या होता है, ये जो पेड़ होता है ना, इसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसका ब्लीचिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्या कहते हैं इसको, कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग जैसे तुम ब्लीच करवाते हो ना, तुम्हारा चेहरा साफ हो जाता है, ऐसे ब्लीचिंग में इनके ऊपर की लेयर हट जाती है, फिर ये डेड हो जाते हैं, फिर ये कोरल रीफ बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, ध्यान रखना, इसलिए ये न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा कहां पे है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी क्या हुआ, साइंटिस्टों को इस बार कुछ अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये इसी बार शुरू होंगे। कब से दिए जाएंगे, तो याद रखना 23 अगस्त से दिए जाएंगे, क्योंकि 23 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा जो चंद्रयान 3 था ना, वो चंद्रयान 3 लैंड कर गया था सक्सेसफुली, कहां पे, साउथ पोल ऑफ द मून। तो लैंड किया था जिस दिन 23 अगस्त, उस दिन हम क्या बनाएंगे, तो नेशनल स्पेस डे भी अनाउंस किया था लास्ट ईयर, तो इस बार पहला बनाया जाएगा। और इस बार नेशनल स्पेस डे के ऊपर 23 अगस्त को पुरस्कार दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाएंगे। एक है विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, एक है विज्ञान रत्न और एक है विज्ञान श्री। तो ये लगभग 3 लोगों को, ये लगभग 25 लोगों को दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि ये याद रखना है ना, इस बार से दिए जाएंगे। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि साइंटिस्ट नीड ग्रेटर फंडिंग फॉर द रिसर्च, नॉट नेशनल अवार्ड। बिल्कुल सही बात है, साइंटिस्टों को पैसा चाहिए रिसर्च करने के लिए। अभी तुमने देखा जो केमिकल्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च होती है उसके ऊपर सरकार ने 150% इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी। कहां से कोई रिसर्च कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई अवार्ड की जरूरत नहीं, हमें फंडिंग दो, हमें रिसर्च करने के लिए पैसा दो, ताकि हम रिसर्च करके देश को आगे बढ़ा सकें, ना कि हमें अवार्ड दो। बात समझ में आ रही है। हाँ, फिर भी इसको जरूर याद रखना कि भाई कब दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, और अब जिसको मिलेंगे कुछ दिन की बात है, तो हम उसको पढ़ लेंगे, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हिंडरबर्ग रिपोर्ट ऑन द सेबी चीफ रेजिज पॉलिटिकल स्टॉर्म। देखो होता क्या है, सिंपल से समझना। एक होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था 1875 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था 1992 में। जो 18 इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना मुंबई, दलाल स्ट्रीट। आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1992 वाली, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये भी मुंबई में। लेकिन क्या गारंटी है कि इन दोनों में आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा सेफ है। कौन, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गारंटी देता है कि भाई हम बैठे हैं, हम तुम्हारे पैसे को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई स्कैम नहीं होने देंगे। तो वो एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कब बना था, तो याद रखना 1988 में। लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, 1992 में। इसकी आज के दिन जो हेड है वो कौन है, इसकी आज के दिन हेड, तो हम सीधा यहाँ चल पड़ते हैं, माधवीपुरी बुच, ठीक है। और ये जो माधवीपुरी है ये इसकी हेड है। और हिंडनबर्ग ने कह दिया कि भाई ये जो है ना, इसका जो हस्बैंड है उसके नाम पर एक ऑफशोर कंपनी थी। अब देखो क्या था, ये एक स्कैम सामने आया था कि बाहर विदेशों में बहुत सारी कंपनियां बनी है जो फर्जी कंपनियां, सेल कंपनियां हैं, जिनके थ्रू इनके शेयर्स को जबरदस्ती बढ़ाया जाता है, कंपनियों के, अडानी की कंपनियों के। और जब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि यार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग पैसा डाल देते हैं, फिर एकदम से वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। लोगों का पैसा तो इधर से डाला तो उधर से निकाल लिया किसी ने, और जब निकाल लिया तो इधर जिसने डाला तो वो कम हो गया, अब वो सोच रहा है मैं तो बर्बाद हो गया। तो ऐसे तो बर्बाद होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जो एक्सपर्ट होता है वो तो बेनिफिट निकाल लेता है, और जो मेरी तरह जो नए होते हैं जिनको पता नहीं होता है ना, वो क्या करते हैं, पैसा डुबा देते हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है ना, तो अल्टीमेटली ऐसे जो मतलब कि इन चीजों से अनजान लोग वो डूब जाते हैं। तो हिंडनबर्ग ने कहा, लास्ट ईयर भी स्कैम हुआ था, इसने कहा कि जो कंपनियां थी ना अडानी की, इनका जो लीड कर रहा था, इनमें बहुत सारी कंपनियों के अंदर 90% शेयर किसके थे, ये जो माधवीपुरी है इसके हस्बैंड के। पहले ये कंपनी इन्हीं के नाम थी, जब ये इसमें सेबी की चेयरपर्सन बन गई तो इन्होंने अपनी कंपनी अपने हस्बैंड के नाम कर दी। तो इसने कहा कि, और ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा पैसा इनमें लगा है और मेरे पैसे की गारंटी सरकार लेती है सेबी में, और सेबी का जो चेयरमैन है वही फ्रॉड कर रहा है पीछे से, ऐसा अगर मुझे सुनने में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो फ्रॉड हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो कोई भगवान थोड़ी ना है कि वही सही है या वही सही है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए, और जांच किसके लिए होनी चाहिए, आप लोगों के लिए होनी चाहिए, कोई पैसा तो आप लोगों का है। अल्टीमेटली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल फेस ने कह दिया नहीं ये फ्रॉड नहीं है, तो क्या फ्रॉड नहीं है, पैसा तो तुम लोगों का गया ना। तो इसमें क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी कैसे होगी, तो फिर वही आ गई जो मैंने परसों आपको समझाया था, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
और अब कहा गया कि इसके ऊपर जेपीसी बैठाओ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाओ। मैंने उस दिन भी कहा था जेपीसी क्या होती है, दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं होता कितने होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद अगर फ्रॉड होता है तो उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आती है। हालांकि इनकी रिपोर्ट्स जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते, उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, भाई क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सब चलते हैं, और उसके बाद जो सरकार को हटाने के प्रोविजन चलते हैं। अल्टीमेटली ये होता है कि भाई क्लियरिटी सामने आ जाए। जैसे मैंने बताया था कि 1992 के स्कैम में भी हुआ था हर्षद मेहता में, 2002 में हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स मिले थे, कीड़े मारने की दवा, उसमें बैठी थी, तो बहुत बार बैठ चुकी है। ठीक है, तो चलो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितनी बार बैठी है, ठीक है, कितनी बार जेपीसी बैठी है और कब कब बैठी है, ये एक सीरीज में आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये आपका आज का घर का काम है, समझ गए ना। तो इसलिए इसमें किसकी डिमांड हो रही है, तो भाई उसकी जेपीसी की डिमांड हो रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तो और चलेगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, पार्टीज, सीरीज, क्राइम्स एंड द नीड फॉर द जुडिशियल क्लैरिटी। देखो हुआ क्या है, आपने देखा होगा कि बेसिकली जो एलिगेशंस होते हैं वो किसके ऊपर लगते हैं, पीएमएलए, है ना, आपने एक पढ़ा होगा पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और पीएमएलए जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था, 2002 में। इनेक्ट कब हुआ था, 2003 में, पास 2 में हो गया था। इसके अंदर आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल वाला केस, ठीक है, मनीष सिसोदिया को बेल हो गई, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। इसमें अभी कहा गया कि पार्टीज को भी क्या इसमें इंक्लूड किया जाए क्या, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है कि देखो ये किस पे लगता है, ये इंडिविजुअल पर लग सकता है, ठीक है, ये आपके किसी ग्रुप के ऊपर लग सकता है, या आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लग सकता है, क्या इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लगाया जा सकता है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कुछ प्रोविजन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर मान लो अरविंद केजरीवाल ने फ्रॉड किया है, उसके नेताओं ने फ्रॉड किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी पार्टी फ्रॉड है क्या हम पूरी पार्टी को पीएमएलए में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कह सकता हूं, इसके इंपैक्ट भी बहुत अच्छे होंगे, इसके नुकसान भी बहुत होंगे, ध्यान रखना, फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को, क्योंकि उसी के अंडर काम करती है। नुकसान दूसरी पार्टियों को है, क्योंकि जो हमारी लोकल पार्टियां राइज करती हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये तो अच्छी बात है हमारी डेमोक्रेसी में कि हम कोई भी अपनी पार्टी बनाकर, अपने मुद्दे रखकर, अपने विजन रखकर अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना भी करें, लेकिन अगर 10% भी लोगों ने अच्छा काम किया तो अल्टीमेटली 100% जो माइनस जाता था 10% तो प्लस हुआ ना। तो इसको बुरा भी हो सकता है कि सेंट्रल पार्टी नहीं चाहती, अच्छा ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए, कल को हरा देगा, इसको ऊपर पीएमएलए डालो, इसकी पार्टी को जेल में डाल दो। तो ये नुकसान भी है। फायदा ये है कि हो सकता है कोई पार्टी बहुत ही ज्यादा बड़ी फ्रॉड हो, ठीक है, और उसको जेल में डाल दिया जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके दोनों सिनेरियो को देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा मैटर है। बस वो तो ये कह रहे हैं कि एक लाइन होनी चाहिए कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। जैसे इसी के अंदर एक आता है आर्टिकल 45, जिसमें लिखा है कि तुम्हें बेल जब मिलेगी जब तुम जज को कन्विंस कर लोगे। और तुम जज को कन्विंस कब कर लोगे, जब उससे ये कह पाओगे कि नहीं मैंने ये नहीं किया, मैं बिल्कुल वो हूं, कल्प्रिट नहीं हूं इसके अंदर, इनोसेंट हूं, ठीक है, और मैं बाहर जाकर अपने सबूत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। और जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वो तुम्हें इस बात पर अरेस्ट करके लाया कि उसे लगता है तुमने किया है, डाउट है बस। तो इसमें भी चेंजमेंट होना चाहिए और एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बीच में लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि कौन से में बेल मिलेगी कौन से में नहीं मिलेगी। ऐसे तो आप सबको जेल में डाल दोगे। याद रखना अब तक 4000 प्लस लोगों को पीएमएलए में डाला गया है और 40 के आसपास लोगों को क्या मिला है, सजा पड़ी है। तो सोचो 40 रेशियो 4000 कितना निकल के आता है, 1 in 1000। बात समझ में आ रही है, या 1 in 100, क्या कोई रेशो नहीं है, तो बहुत बड़ा गैप है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई इसमें गैप होना चाहिए, समझ गए ना। बाकी इन चीजों को हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, पीएमएलए, ईडी, ये सब। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।